शहर की सड़क पर खड़े होकर लियू शेंग को एक कॉल आता है। प्रोजेक्शन में उसकी गर्भवती पत्नी स्नोई खुशी खुशी उसका स्वागत करती हुई दिखाई देती है। लियू शेंग उसके प्रोजेक्शन को देखकर प्यार से मुस्कुराता है। थोड़ा संकोच महसूस करते हुए स्नोई अपने चेहरे को छूती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या उसका वजन बढ़ गया है। लियू शेंग तुरंत इससे इनकार कर देता है और जोर देता है कि वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि असल में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। स्नोई उससे कहती है कि वो उसकी झूठी तारीफ ना करे क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसका वजन बढ़ गया है। वो बताती है कि हाल ही में जब वानवान इससे मिलने आई थी तो वो उसे लगभग पहचान ही नहीं पाई थी। लियू शेंग हैरान दिखता है और कुछ पल के लिए उसे वानवान नाम याद नहीं आता। स्नोई साफ करती है कि उसका मतलब लिन झेंग यू से है, जो डार्क मून मार्शल सेज की बेटी है। लियू शेंग को आखिरकार लिन झेंग यू याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि इतना लंबा समय बीत गया था कि वो उसे लगभग पूरी तरह भूल गया था। फिर स्नोई पूछती है कि क्या उसे तेनझेंग यू याद है। वो बताती है कि तेनझेंग यू हाल ही में अज्योर ग्रह का पहला ऐसा व्यक्ति बना है जो लेवल 10 तक पहुंचा है। वो ये भी बताती है कि हैरल्ड, जो रिंग सी मार्शल सेज है, अब यामू स्टार रीजन सिटी हॉल में काम कर रहा है। स्नोई बताती है कि वो उनकी दुनिया का सबसे सफल मार्शल सेज है और हाल ही में वो उससे मिलने भी आया था। जैसे जैसे लियू शेंग अपनी सैर जारी रखता है, वो चुपचाप स्नोई की बातें सुनता रहता है, जो पुराने दोस्तों और स्थानीय खबरों के बारे में बात करती रहती है, और बीच बीच में लियू शेंग भी अपनी बात कहता रहता है। उसकी बातें सुनते हुए वो उन बदलावों के बारे में प्यार से सोचता है जिनसे स्नोई गुजर रही है। वो देखता है कि गर्भावस्था ने उसके स्वभाव को कैसे बदल दिया है, जिससे उसके चेहरे पर एक कोमल और प्यार भरी मातृत्व की चमक आ गई है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि एक औरत सचमुच में तभी पूरी लगती है जब वो एक नई जिंदगी को पालना शुरू करती है। स्नोई एक और ऐसे मेहमान का जिक्र करती है जो उसकी गैर मौजूदगी में आया था और उससे अंदाजा लगाने को कहती है कि वो कौन था। उत्सुक होकर लियू शेंग उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि वो उसका पुराना हाई स्कूल का सहपाठी लियू किमिंग था, जिससे लियू शेंग सचमुच हैरान रह जाता है। अपने अतीत का कोई नाम सुनकर उसे पुरानी यादों की एक लहर महसूस होती है और वो पूछता है कि उसका पुराना दोस्त आजकल क्या कर रहा है। स्नोई बताती है कि लियू किमिंग हाल ही में दोबारा सेना में भर्ती हुआ है। तैनात होने से पहले उसने हमारा पता ढूंढ निकाला था, इस उम्मीद में कि वो लियू शेंग से मिल पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लियू शेंग बाहर गया हुआ है। लियू शेंग को ये सुनकर मजा आता है और उसे एहसास होता है कि वो आदमी सेना की जिंदगी का आदी हो चुका है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसके सहपाठी ने कोई संदेश छोड़ा है। स्नोई पुष्टि करती है कि उसने वो संदेश उसे पहले ही भेज दिया है। मुस्कुराते हुए लियू किमिंग की एक छवि दिखाई देती है जिसमें वो लियू शेंग से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उन्हें जरूर साथ में पेय पीना चाहिए। पुरानी यादों में खोकर मुस्कुराते हुए लियू शेंग स्नोई से कहता है कि वो लियू किमिंग से वादा करे कि वो जरूर पेय पिएंगे। स्नोई उसे चिंता करने के लिए ना कहे और बताती है कि लियू किमिंग अब मार्शल आर्ट्स में लेवल 7 का हो चुका है और उसे किसी खतरनाक जगह पर तैनात नहीं किया गया है। वो बताती है कि जब से उनकी ग्रह पर आनुवंशिक अनुकूलन द्रव आया है, मार्शल आर्ट्स में प्रगति बहुत तेजी से हुई है। वो आगे कहती है कि उसकी बहन किंग हे लेवल 9 के करीब पहुंच रही है, जिससे लियू शेंग उसकी तीव्र प्रगति देखकर हैरान रह जाता है। लियू शेंग अपनी बहन को उस छोटी बच्ची के रूप में याद करता है जो उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। वो उसकी अविश्वसनीय साधना गति पर आश्चर्यचकित है क्योंकि वो पहले ही मार्शल आर्ट्स की साध्विका बनने के करीब है। स्नोई उदास होकर अपने गर्भवती पेट को छूती है। वो किंग है की प्रगति को अद्भुत मानती है, लेकिन दुख के साथ स्वीकार करती है कि हाल ही में उसकी अपनी साधना में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उसे सांत्वना देने के लिए लियू शेंग एक विशेष दृष्टि तकनीक का उपयोग करता है। स्नोई के गर्भ में झांकते हुए वो अंदर विकसित हो रहे स्वस्थ भ्रूण को प्रेम से निहारता है। वो भावुक हो जाता है और अपने बच्चे को प्यार से गले लगाता है। असामान्य रूप से लंबी गर्भावस्था को लेकर लियू शेंग पूछता है कि डॉक्टरों ने इसके बारे में कितना समय बताया है। स्नोई जवाब देती है कि इसमें शायद 3 या 4 साल और लगेंगे। वो मुस्कुराती है और कहती है कि चूंकि वो लगभग 6 साल से गर्भवती है, इसलिए वो इस एहसास की अच्छी तरह से आदी हो गई है। दाम्पत्य एक सुखद मौन में डूब जाते हैं और परिवार के रूप में इस अंतरम क्षण का आनंद लेते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। अचानक स्नोई लियू शेंग से कहती है कि वो रुक जाए, वो अपने माता पिता को फोन करने जाती है।
जैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है, प्रोजेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है और स्क्रीन खाली हो जाती है। एक त्रुटि संदेश संकेत देता है कि सिग्नल पूरी तरह से चला गया है। हताश होकर लियू शेंग इस बुरे समय को कोसता है। अंतरिक्ष की विशाल दूरी को देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि परिवार से दोबारा संपर्क करने में काफी समय लग सकता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। शांत होकर वो स्थिति को स्वीकार कर लेता है और बेहतर संचार माध्यम खोजने के लिए शिकार नौका तक पहुंचने का इंतजार करता है। अंतरिक्ष यान के अपने केबिन में वापस आकर लियू शेंग ने तय किया कि वो समय बर्बाद नहीं करेगा। एक एनर्जी क्यूब हाथ में लेकर उसने कमरे में एक विशाल क्रिस्टल प्रकट किया। पालखी मारकर बैठते हुए लियू शेंग ने अपने चारों ओर एक अग्निमय आभा का घेरा बना लिया। उसने बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिस्टल निकाले और अपनी दैनिक साधना के लिए निरंतर उनकी शक्ति को सोखता रहा। उनकी 4 महीने की यात्रा के दौरान इस गहन प्रशिक्षण की दौलत उसके शरीर में मौजूद अमर कोशिकाएं एक बार फिर तेजी से गुणित हो गईं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, लियू शेंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और अपनी गहरी समाधि को समाप्त किया। उसने अपनी प्रगति का आकलन किया और हिसाब लगाया कि 5 लाख से अधिक अमर कोशिकाएं उत्पन्न करना एक ठीक-ठाक उपलब्धि है। हालांकि उसने ये स्वीकार किया कि 1000 के मुकाबले ये संख्या बेहद कम है। लाखों सेल्स जो उसका लेवल 12 का शरीर संभाल सकता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक बड़े एनर्जी सोर्स की बहुत ज़रूरत है। वो सोचता है कि अगर उसे जल्द ही कोई नहीं मिला तो उसके पास बस यही ऑप्शन है कि वो किसी सुनसान जगह से कॉस्मिक एनर्जी सोख ले या अपनी ग्रोथ तेज करने के लिए सचमुच एक तारा निगल जाए। दरवाजे पर दस्तक से उसकी सोच टूट जाती है। लियू शेंग उस आदमी को अंदर आने के लिए बुलाता है और एओनोंग ट्यूरिंग अंदर आता है। खुशी से बताता है कि उसे उसकी ट्रेनिंग के बाहर पकड़ना कितना मुश्किल है। अपने सफ़र के दौरान एल्फ लियू शेंग के आसपास बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए उसने लियू शेंग की कैजुअल आदतों की नकल करना शुरू कर दिया है, जैसे एक कप चाय शेयर करना। जैसे ही वे पीते हैं, एओनोंग ट्यूरिंग एक अपडेट शेयर करता है। वो बताता है कि वे शिकार के धनुष तक पहुंचने से आधा महीना दूर हैं। वो कहता है कि सफ़र आसान रहा, मजाक में कहता है कि उन्होंने अपनी बुरी किस्मत एलियन बैटलफील्ड पर छोड़ दी। लियू शेंग सहमति में सिर हिलाता है। एओनोंग ट्यूरिंग फिर पूछता है कि क्या लियू शेंग का शिप के चारों ओर घूमने का प्लान है। कुछ दिलचस्प जगहों का जिक्र करते हुए एल्फ एक अनोखे इंसान के बारे में जिक्र करना शुरू करता है जिससे वो हाल ही में मिला था। एल्फ के बात खत्म करने से पहले लियू शेंग अपने ड्रिंक का एक घूंट लेता है और यूं ही अंदाजा लगाता है कि उसने अपने जैसा ही कोई देखा है। लियू शेंग उस इंसान के बारे में एकदम सही बताता है और पूछता है कि क्या उसका मतलब नीले बालों वाली औरत से है जिसकी फिजीक बहुत अच्छी है। अचानक एल्फ मान जाता है, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास होता है और वो शौक में अपना ड्रिंक थूक देता है। हैरान एओनोंग ट्यूरिंग बिना किसी परेशानी के लियू शेंग को घूरता है और जानना चाहता है कि उसे इतनी खास बातें कैसे पता हैं जबकि वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लियू शेंग अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए ये दिखाता है कि अपने कमरे में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो रही घटनाओं से अनजान है। वो बड़े आराम से जहाज की हाल की गतिविधियों की लिस्ट बताता है, जिसमें एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को भर्ती करना और 87 स्पेस जंप पूरे करना शामिल हैं। वो एकदम सही बातें बताता है, जैसे कि उन पर 13 बार समुद्री डाकुओं के झुंड ने हमला किया और उस एल्फ ने 12 बार उनका मुकाबला किया। ये सुनकर एओनोंग ट्यूरिंग उसकी सटीकता से हैरान रह जाता है। लियू शेंग बड़े गर्व से कहता है कि उन 12 बार में से 7 बार उस एल्फ ने नीले बालों वाली लड़की के साथ मिलकर लड़ाई की और चुपके से उसे अपनी काबिलियत दिखाने और उससे मुकाबला करने की कोशिश की। ये सुनकर एओनोंग ट्यूरिंग पूरी तरह से घबरा जाता है और लियू शेंग से गुजारिश करता है कि वो चुप हो जाए। बात बदलते हुए वो एल्फ बताता है कि नीले बालों वाली लड़की माशा का भी वही मकसद है जो उनका है, यानी हेवनली एकेडमी की परीक्षा के लिए हंटिंग बो तक का सफर करना। लियू शेंग अपनी कॉफी की एक और चुस्की लेता है और पूछता है कि क्या उस एल्फ ने सच में उस लड़की से बात की थी। चिढ़कर एओनोंग ट्यूरिंग मान लेता है कि उसने कोशिश तो की थी, लेकिन उस लड़की ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियू शेंग उसे सलाह देता है कि वो अपने रवैये पर ध्यान दे। वो कहता है कि अगर वो एल्फ उस लड़की के साथ भी वैसा ही सम्मान से पेश आए जैसा वो लियू शेंग के साथ आता है, तो हो सकता है कि वो लड़की उसे जवाब दे दे। गुस्से में आकर वो उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि उसके सम्मान का हकदार सिर्फ लियू शेंग ही है।
बाहर जाने का फैसला करते हुए वो हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, एक होलोग्राफिक अलर्ट चमक उठता है। वो एल्फ बड़े उत्साह से पीछे मुड़ता है और बताता है कि स्पेस पायरेट्स यानी अंतरिक्ष के समुद्री डाकुओं के लिए एक नया इनाम घोषित हुआ है और वो लियू शेंग को भी इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता देता है। मुस्कुराते हुए एओ नैंग टूरिंग कहता है कि शायद इस सफर के दौरान समुद्री डाकुओं से लड़ने का ये उनका आखिरी मौका हो। बिना किसी उत्साह के लियू शेंग उसे घूरता रहता है। उसे शक होता है कि वो एल्फ तो बस उसे अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता है ताकि नीले बालों वाली लड़की के सामने वो खुद को कूल दिखा सके। वो बड़े आराम से इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि उसे समुद्री डाकुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना समय अकेले साधना करने में ज्यादा पसंद करेगा। एओ नैंग टूरिंग बिना किसी बहस के उसका फैसला मान लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे में अकेला रह जाने पर लियू शेंग एक पल के लिए रुकता है और उसे एहसास होता है कि काफी समय से उसने अपने शैडो क्लोन की सुध नहीं ली है। अपने बिस्तर पर बैठकर वो इस शांत समय का उपयोग अपने क्लोन से जुड़ने और उसकी मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए करता है। इस बीच स्टार स्पिरिट फ्लावर के ब्रिज पर जी यांग चैन पूरे आत्मविश्वास से कंट्रोल कंसोल पर झुकी हुई है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि 200 से ज्यादा लेवल 11 और 12 के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच हो रही इस झड़प को देखना समय बिताने का एक मजेदार तरीका है। एक टैक्टिकल डिस्प्ले को देखते हुए वो गौर करती है कि जैसे जैसे वो हंटिंग बो के करीब पहुंच रहे हैं, समुद्री डाकुओं का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। उसे हैरानी होती है कि उन्होंने लगभग 30 लेवल 12 के माहिरों को इकट्ठा कर लिया है। जहाज के बाहर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। एओ नैंग टूरिंग और माशा बड़ी आसानी से कई समुद्री डाकुओं पर भारी पड़ते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। अंदर से ये सब देखते हुए जहाज का एक क्रू मेंबर उनकी युद्ध कौशल की तारीफ करता है और कहता है कि ये दोनों नौजवान बड़ी आसानी से लेवल 12 के दुश्मनों को पछाड़ते जा रहे हैं। युद्ध का मैदान पूरी तरह से इन दोनों के कब्जे में है। कोई भी समुद्री डाकू उनके आक्रमणों का सामना नहीं कर पा रहा। एक क्रू मेंबर कहता है कि इन दोनों होनहारों ने इस लड़ाई को एक तरफा नरसंहार में बदल दिया है और वो अंदाजा लगाता है कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। एक और क्रू मेंबर गहरी तारीफ करते हुए इन दोनों लड़ाकों को अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट जीनियस बताता है। एक क्रू मेंबर लियू शेंग का जिक्र करता है और कहता है कि जहाज पर चढ़ने के बाद से उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो मान लेता है कि लियू शेंग को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। दूसरा क्रू मेंबर इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि वैसे भी उन्हें लियू शेंग की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातचीत अचानक तब बीच में ही रुक जाती है जब युद्ध के मैदान में एक आंखें चौंधिया देने वाली एनर्जी बीम तेजी से गुजरती है और सीधे एओ नैंग टूरिंग की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वो एल्फ कुछ समझ पाता, धमाके के बीच से एक हमलावर बाहर निकलता है और उसकी छाती पर जोरदार लात मारता है। लात लगते ही वो हवा में उछल जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्रिज पर जी यांग चैन की आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि समुद्री डाकुओं के इस घात लगाकर किए गए हमले में एक लेवल 13 का माहिर भी शामिल है। वो घबराकर एल्फ की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी मांगती है। हमलावर एक बेहद डरावना इंसान है जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं और जिससे एक भारी भरकम और खौफनाक आभा निकल रही है। हाथ में तलवार थामे वो घायल एल्फ को उसके घमंड के लिए ठंडे लहजे में ताना देता है। बुरी तरह से घायल और कुछ भी बोल पाने में असमर्थ एओ नैंग टूरिंग अंतरिक्ष के खालीपन में बेबस सा तैरता रहता है और दर्द से करहाते हुए अपनी छाती को कसकर पकड़े रहता है। खतरे को भांपते हुए परेशान जी यांग चैन अपने मातहतम को आदेश देती है कि वो अपने जहाज के लेवल 13 के माहिरों को तुरंत बुला लें। वो सभी निचले स्तर के लड़ाकों के लिए एक संदेश प्रसारित करती है और उन्हें आदेश देती है कि वो तुरंत जहाज के अंदर वापस लौट आएं। एओ नैंग टूरिंग को लंगड़ाते हुए जहाज की ओर बढ़ते देख हत्यारा उसके इस भागने की बेबस कोशिश पर ताना देता है। खौफनाक तेजी से आगे बढ़ते हुए वो सीधे भागते हुए एल्फ के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एक जानलेवा वार करने के लिए अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाता है। ठीक इससे पहले कि तलवार जमीन पर गिरे, हाई जी डाओ बीच में आ जाता है और अपने शिष्य को बचाने के लिए अपनी विशाल तलवार से हत्यारे के जानलेवा वार को रोक लेता है। वो हत्यारे को घूरता है और पूरी दृढ़ता से खुद को उस समुद्री डाकू का नया प्रतिद्वंद्वी घोषित करता है। जी यांग चैन राहत की एक गहरी सांस लेता है। ये देखकर खुश होता है कि हाई जी डाओ हमले को रोकने के लिए लड़ाई के मैदान में उतर आया है।
अंतरिक्ष में 2 लेवल 13 के माहिर आपस में भिड़ते हैं, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त झटके फैलते हैं। लड़ाई का रुख तब बदल जाता है जब 2 और प्रभावशाली हस्तियां वू तियान और बाबू बालो हाईजी डाउ की मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जहाज का पूरा दल खुशी से झूम उठता है, इस बात का जश्न मनाते हुए कि उनके तीनों लेवल 13 के गुरु अब लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। दुश्मन के अकेले माहिर का सामना करते हुए जी यांगचेन आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। वो सोचती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसने कुछ और माहिरों को काम पर रखा। उसे एहसास होता है कि अगर वो सिर्फ अपने परिवार के अकेले गार्ड पर निर्भर रहती तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। इस बीच लू शेंग की चेतना उसके बदले हुए शैडो क्लोन के अंदर पूरी तरह से जाग जाती है, जो एक बहुत बड़े सीप के खोल के अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ा था। क्लोन का वो भयानक रूप खड़ा हो जाता है। लू शेंग उसकी शक्ति का अंदाजा लगाता है और उसे एहसास होता है कि इस परग्रही शरीर ने लेवल 12 का शिखर छू लिया है और अब लेवल 13 में प्रवेश करने की कगार पर है। थोड़ा चिढ़ते हुए वो इस सहज विकास की तुलना अपने मुख्य शरीर से करता है। वो सोचता है कि उसके असली रूप को सिर्फ लेवल 12 तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि लेवल 13 अभी भी एक दूर का सपना लगता है। इसके विपरीत ये शैडो क्लोन कुछ नहीं करता सिवाय निष्क्रिय रूप से पोषक तत्वों को सोखने के, फिर भी इसकी शक्ति अपने आप तेजी से बढ़ जाती है। इसकी अपार शक्ति के बावजूद लू शेंग को इस अजीबोगरीब शरीर से घिन आती है। वो मानता है कि अगर ये क्लोन कुछ हद तक इंसानों जैसा ना होता तो वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता। उस विशाल खोल को जोर से खोलकर वो बाहर के माहौल को देखता है। सोचता है कि क्या वो काली शक्ति वापस आ गई है। जैसे ही खोल खुलता है, लू शेंग के सामने एक परेशान कर देने वाला दृश्य आता है। जानी पहचानी समुद्री खाई के बजाय उसे एक भयानक विस्तार दिखाई देता है, जिसका आसमान एक अजीब से गहरे हरे रंग का है। पूरा माहौल चमकती हुई हरी दरारों से भरा है और वहां से अराजकता, बुराई और विनाश की एक जबरदस्त आभा निकल रही है। हैरानी से घूरते हुए लू शेंग को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसका शैडो क्लोन अब अज्योर ग्रह की खाई में नहीं है, बल्कि किसी तरह डार्क साइड ब्रह्मांड में पहुंच गया है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लियो शेंग का शैडो क्लोन डार्क साइड यूनिवर्स में अपने नए आसपास का सर्वे करता है और धड़कते, बीमार जैसे हरे भरे माहौल को देखता है। वह उस इलाके में फैली गंदगी के बहुत ज्यादा एहसास पर कमेंट करता है। हमारा आदमी यह नतीजा निकालता है कि इस डार्क यूनिवर्स की खासियत बस घिनौनी है। अपने भयानक रूप को देखते हुए वह देखता है कि यह शरीर ताकत में लेवल 13 के करीब पहुंच रहा है और इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि एज्योर ग्रह की गहराई इसे संभाल नहीं सकती। मुड़े हुए आसमान की ओर देखते हुए लियो शेंग को एहसास होता है कि उस रहस्यमयी डार्क चीज ने उसे जानबूझकर यहाँ लाया होगा। वह डार्क साइड यूनिवर्स के इस जीव के बारे में सोचता है जो उसके म्यूटेटेड अवतार को मेहनत से खिला पिला रहा था और बड़ा कर रहा था। लियो शेंग को याद आता है कि जिस एंटिटी ने पहले हेवनली सर्पेंट गैलेक्सी पर हमला किया था वह लेवल 15 का लॉर्ड था, जिसका मतलब है कि जो अभी उसके क्लोन को पाल रहा है वह शायद लेवल 14 पर है। लेवल 14 के लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन का सामना कर चुका लियो शेंग को अब इन कॉस्मिक हॉरर्स की जबरदस्त ताकत की बेसिक समझ है। उसे लगता है कि उसका शुरुआती डर कम हो गया है, क्योंकि ये डार्क एंटिटीज अब उसके लिए पूरी तरह से रहस्य नहीं रहीं। म्यूटेटेड क्लोन को कंट्रोल करना अब बहुत ज़्यादा नेचुरल हो गया है। यह उसके शुरुआती दिनों से बिल्कुल अलग है, जब उसे लगातार डर रहता था कि एंटिटी उसकी असली पहचान का पता लगा लेगी। लियो शेंग को लगता है कि डार्क एंटिटी चाहती है कि उसका अवतार इस अस्त व्यस्त दुनिया में लेवल 13 तक अपना प्रमोशन पूरा करे। बिना किसी परेशानी के लियो शेंग सीधे ब्रेक थ्रू की कोशिश करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि क्लोन सिर्फ एक डिस्पोजेबल पॉन है, इसलिए कोई भी प्रोग्रेस एक बोनस है और उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि कोशिश के दौरान बॉडी नष्ट हो जाए। वह लेवल 13 की ज़रूरतों पर सोचता है और सवाल करता है कि डार्क साइड यूनिवर्स में पैदा हुआ कोई जीव इसे पाने के लिए किस तरह के कॉस्मिक नियम को समझ सकता है। प्रैक्टिकल नज़रिया अपनाते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता बहुत ज़्यादा पावर जमा करना और आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले काफ़ी एनर्जी इकट्ठा करना है। अपने नए माहौल के क्रूर स्वभाव को अपनाते हुए वह कहता है कि कभी न खत्म होने वाला इस्तेमाल और मार काट इस अंधेरे दायरे के पक्के नियम हैं। इस समझ पर काम करते हुए
क्लोन बड़े बड़े टेंटिकल्स उगाता है और उन्हें बाहर की ओर हमला करने का आदेश देता है। ये हिस्से चमकते हरे भरे नज़ारे में गहराई तक घुस जाते हैं और आसपास की पावर को खींचने के लिए रास्ते का काम करते हैं। क्लोन एनर्जी के बहाव में मजा लेता है क्योंकि टेंटिकल्स तेजी से माहौल के सार को सोख लेते हैं और उसे सीधे उसके अंदर डाल देते हैं। लियू शेंग इस बात से खुश होता है कि यह बदला हुआ शरीर पूरी तरह से बिना सोचे समझे काम करता है और जो कुछ भी उसके हाथ लगेगा उसे खा जाएगा। डार्क साइड के स्टेलर लॉ के वर्जन को एनालाइज करते हुए उसे यह हैरानी की बात है कि सीधा सादा लगता है और वह अपने मेन बॉडी के पहले से बने डेवलपमेंट के रास्ते की नकल करने का फैसला करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपने स्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए वह अपने चमकते हरे म्यूटेटेड सेल्स को देखता है। अपने मेन बॉडी के इमॉर्टल सेल्स के पैरेलल वह इन्हें लगातार इवॉल्व करने का फैसला करता है और उन्हें म्यूटेटेड इमॉर्टल सेल्स कहता है। लियू शेंग यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके क्लोन का फिजिकल स्ट्रक्चर पहले से ही पूरी तरह से इन खास म्यूटेटेड सेल्स से बना है। वह इस ग्रोथ पर हैरान होता है, यह महसूस करते हुए कि उसने जो सिंगल पैरासिटिक सेल शुरू में इम्प्लांट किया था वह तेजी से बढ़कर 30 मिलियन सेल्स में बदल गया है, जिससे एनर्जी का एक बड़ा समंदर बन गया है। वह जानता है सिंगल म्यूटेटेड इमॉर्टल सेल की इंडिविजुअल ताकत उसके मेन बॉडी के प्योर इमॉर्टल सेल्स के बराबर नहीं है, हालांकि उनकी सिर्फ संख्या ही क्वालिटी की कमी की भरपाई कर देती है। लियू शेंग आखिरकार डार्क एंटिटी की स्ट्रैटेजी समझ जाता है। क्लोन को अगले इवोल्यूशनरी स्टेज पर ले जाने के बजाय उसने अपनी सारी एनर्जी क्लोन के बेस सेल काउंट को तेजी से बढ़ाने में लगा दी। क्योंकि क्लोन पहले पुरानी सोच पर काम करता था, इसलिए वह मुश्किल कल्टीवेशन के तरीकों को समझ नहीं पाया। अगर उसने सीधा कंट्रोल नहीं लिया होता तो वह बेवकूफ़ अवतार बस सेल्स को तब तक जमा करता रहता जब तक कि वह फटने की लिमिट तक न पहुंच जाए और फिर उनकी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर पाता। अब अपनी चेतना पर पूरी तरह से कंट्रोल होने के साथ लियो शेंग लाखों सेल्स को एक्टिव रूप से पकड़ने और उनके इवोल्यूशन को जबरदस्ती गाइड करने का फैसला करता है। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह प्रोसेस शुरू करने के लिए अभी अभी सोखे गए बड़े एनर्जी रिजर्व का इस्तेमाल करता है। वह एक जोरदार रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू करता है जिसमें अस्त व्यस्त कच्ची पावर को जबरदस्ती कंडेंस्ड एनर्जी के एक घने गोले में दबा दिया जाता है। लियू शेंग अपने डार्क अवतार की नींव को सफलतापूर्वक फिर से बनाता है। तेजी से एनर्जी खाकर और एक म्यूटेटेड सेल को लाखों मुश्किल बदलावों से गुजरने पर मजबूर करके उसने उसे एक बहुत ज्यादा कंडेंस्ड कोर में बदल दिया है, जिसे वह डेमन स्टार कहता है। वह इस नई पावर की तुलना अपने मुख्य शरीर के अमर सेल्स से पैदा होने वाली दिव्यता की आग से करता है। इस यूनिवर्स के खतरनाक नेचर को ध्यान में रखते हुए वह विनाशकारी एनर्जी को डेमन रियलम की आग नाम देता है। एक सेल के लिए प्रोसेस को परफेक्ट करने के बाद लियो शेंग सिस्टमैटिकली इन नए बने डेमन स्टार सेल्स को अपने एलियन शरीर में वापस दबाता है और तेजी से इस प्रोसेस को हजारों तक बढ़ा देता है। वह लगातार रेमा को जलाता रहता है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।